हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछी गई है, यानी हम लोग दोस्तों साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में दोस्तों 2023 का प्रथम पाली का पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी 2023 की जो प्रथम पाली में पेपर पूछी गई है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर करा, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। देखिए दोस्तों, साधारण नाम पूछ रहा है ना, रासायनिक नाम नहीं पूछ रहा है, कह रहा है साधारण नाम क्या है। तो CaOCl2, तो दोस्तों देखिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों, है ना, आपसे पूछा है साधारण नाम। तो इसका साधारण नाम होता है दोस्तों विरंजक चूर्ण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नाम विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, बहुत अच्छा है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त, ठीक है। आयोडीन युक्त का मतलब दोस्तों वैसा नमक जिसमें आयोडीन मिला हो, ठीक है। तो इसमें से कौन होगा, तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों सोडियम, है ना, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, है ना, या ट्राई ऑक्साइड, ये भी सही है। और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब आपका सी इज द राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है मिश्र धातु जिसमें 90% कापर, ठीक है, और 10% यसियन, ठीक है, टीन, उसका नाम है। मतलब जिसमें 90% कापर हो, क्लियर हो, 90% कापर हो और 10% टीन हो। कितना प्रतिशत दोस्तों, 10% टीन हो, ठीक है। तो दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो दोस्तों दोनों के मिश्रण से बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मस्त से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। दोस्तों बोल रहा है ऑक्सीजन की गैस, ऑक्सीजन गैस जब भी होता है, देखिए इस तरह से ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो देखिए मैंने 6 बना दिया। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में दोस्तों हमेशा क्या होता है, O2 होता है ना। तो O2 में एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। ऑक्सीजन केवल लिखेंगे तो ये परमाणु फॉर्म में है, और O2 लिखेंगे तो ये अणु फॉर्म है। इसको अणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अणु बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु बोलेंगे, ठीक है, परमाणु बोलेंगे। और ये जो क्रॉस लगा है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको लुईस बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, लुईस, ठीक है। अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो फिर बोल रहा है कि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, यही तो बात पूछ रही है। तो दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 6 है, इसके ऑर्बिटल फुल करने के लिए कितने इसमें इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, 2 चाह रहा है। इसका मतलब दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा अब बांध बनाने के लिए। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी होगा, ये एक ऑक्सीजन इसमें खत्म हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 2, यानी डबल बॉन्ड होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपका जो ऑप्शन होगा वी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन के अणु में कितने बांध आपको मिले, एक यहाँ पर मिले, एक यहाँ पर मिले, 2 मिले, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यशद, है ना, कह रहा है यशद पुष्प क्या है। देखिए दोस्तों यशद बोल रहा है, ठीक है। ये जो है केमिकल नाम नहीं है, लेकिन ये भौतिक नाम है, क्लियर। तो यशद क्या है दोस्तों, यशद पुष्प क्या है। तो यशद जो पुष्प होता है ना, जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है, जिंक सल्फेट, यानी ZN
क्या होता है, ZnSO है ना 4 होता है, इसे जिंक सल्फेट बोलते हैं, इसे इसे यशद पुष्प भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी उच्च वसीय, वसीय का मतलब दोस्तों जिसमें वसा ज्यादा हो, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि उच्च वसीय लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो उच्च वसीय जो लवण होते हैं दोस्तों, देखिए जैसे CH3 C O होता है, CH3 C यहाँ पर डबल O, ठीक है, यानी इस तरह से जो होगा, और इसके साथ दोस्तों क्या मिले होते हैं, तो सोडियम लवण मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं, सोडियम लवण। तो ये बनाती क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो बनाएगा CH3 C O है ना Na+, ठीक है। तो दोस्तों ये बनाता है, तो इसे हम कहते हैं क्या है, ध्यान समझिएगा, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों है ना साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। तो हो जाएगा बी, सी इज द राइट आंसर, साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करा 7वां में निम्नलिखित में से कार्बोनिल किसोन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। देखिए दोस्तों कार्बोनिल बोल रहा है, ठीक है। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कार्बोनिल जो होता है दोस्तों ज्यादातर एल्डिहाइडों में पाया जाता है, ठीक है, सॉरी ज्यादातर दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्लों में पाया जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये दोस्तों किसका है, तो ये है एल्डिहाइड का। किसका है, एल्डिहाइड। क्लियर। ये दोस्तों किसका है, तो ये है कीटोन का, कीटोन। ये दोस्तों ऑक्सीजन है केवल। क्लियर। और ये दोस्तों ओइक एसिड का है, ओइक। ओइक जो अम्ल होते हैं ना उसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8, ध्यान से समझिएगा। करा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन, कौन सा एल्काइन बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों एथीन, एथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्थीन बोलते हैं। यानी इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं, एथीन। तो ये हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। क्लियर। ये दोस्तों मेथेन है, तो मेथेन क्या होता है, एल्केन में होता है, एल्केन। तो इसको लिख देंगे एल्केन। क्या लिख देंगे दोस्तों, एल्केन। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी दोस्तों एक सिंगल बॉन्ड से बनता है, जैसे CCl4 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो ये भी एल्केन में ही होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन में। तो ये एल्केन में हो गए तीनों। तो बचा क्या दोस्तों, आपका एसिटिलीन बच्चा। यही आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार के एल्काइन होते हैं, क्योंकि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन एक एक होता है। क्लियर है। यानी C2H2 होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्लियर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, मस्त से मजा से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। देखिए दोस्तों पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है 19 होती है। तो पहले इसके बाहतम कक्षा में कितने आंतरिक कक्षा में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन खपत हो जाएंगे दोस्तों, तो 8 खत्म हो जाएंगे। तो कितने बन गए, 3 2 5, 5 1 6, 1 7 और 1 8, 8 हो गए। अब 8 2 10 बच गए, कितने बच गए दोस्तों, कितने बच गए, तो 9 बच गए। तो इसके बाहतम कक्षा में फिर कितने खत्म हो जाएंगे, इसके बाहतम कक्षा में भी 8 खत्म हो, 4 8 खत्म हो जाएंगे। तो 4 बन गया, 5 1 6 1 7 1 8। अब लास्ट वाला कक्षा में कितने बनेंगे दोस्तों, लास्ट वाला कक्षा में 1 बनेंगे। तो इसकी संयुक्ता क्या हुआ, संयुक्ता पूछ रहा है ना, संयुक्ता का मतलब होता है बाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाहतम कक्षा में क्या बचा, 1 बचा। तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, इसकी संयुक्ता हो जाएगी 1, यानी ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मजा से आपको अच्छी से आ रही होगी, और आए अच्छी से दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 10,
प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा एल्केन का सामान्य सूत्र है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, यानी तो हो जाएगा इसका CnH2n प्लस 2। ये हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे एल्कीन का क्या होगा तो CnH2n, है ना, ये एल्कीन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन का। अगर आपसे पूछ दे कि एल्काइन का क्या होगा तो CnH2n माइनस का 2, ये होता है दोस्तों एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, आपसे पूछ दे दोस्तों, है ना, ध्यान समझिएगा, ये तीन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ दे हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा तो CnH2n प्लस 1 OH। अगर हाइड्रोक्सी में पूछ दे तो इसके द्वारा क्या बनता है दोस्तों? एल्कोहल। तो यानी पूछ दे एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा तो लिख दीजिएगा एल्कोहल। इसको क्या लिखिएगा? एल्कोहल। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। क्लियर है? ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इसी तरह से दोस्तों आप भी आगे भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है? कीटोन भी बोल सकता है। CnH2n प्लस 1 अगर CHO हो जाए तो ये एल्डिहाइड बोलाता है। क्या बोलता है? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। अगर आपसे बोल दे CnH2n प्लस का 1 CO बोल दे तो इसे क्या बोलिएगा? कीटोन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कीटोन का सामान्य सूत्र है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपसे पूछ दे CnH2n प्लस 1 COOH, अगर ऐसा पूछ दे तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ओइक एसिड का, यानी ओइक लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? ओइक, ओइक लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपसे पूछा क्या प्रश्न दोस्तों? एल्केन का सामान्य सूत्र था, क्या हो जाएगा? वी इज द राइट आंसर, CnH2n प्लस 2, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, करा फ्लोरीन की परमाणु संख्या है। देखिए दोस्तों फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है ना 9 होती है। ए इज द राइट आंसर। यानी फ्लोरीन का संकेत क्या होता है दोस्तों? F होता है। अब फ्लोरीन को कहते क्या है तो फ्लोरीन को दोस्तों क्या कहते हैं? ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन परमाणु किस वर्ग में आते हैं तो कुछ वर्ग में आते हैं दोस्तों, तो 17 वर्ग में आते हैं। क्लियर है? यानी फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये सर दोस्तों कौन से में आते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु इसे कहलाते हैं। इन्हें सामान्य से हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। और ये कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों? तो 17 में आते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर 12, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, तो इस विलयन का pH होगा। पहले ये समझिए कि लाल लिटमस पत्र को भी नीला करता है तो अम्ल होता है कि क्षार? पहले आपको दोस्तों ये पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो लाल को नीला जब करता है तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? क्षार है। क्या है? क्षार है। तो लिख दीजिएगा क्षार। अब आपको पता चल गया क्षार है तो क्षार का pH मान होता क्या है तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, 7 से अधिक। जब दोस्तों 7 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। क्लियर है? यानी जब 7 हो जाएगा तो हम उसे उदासीन बोलेंगे। अब जब 7 के बराबर होगा तो उदासीन बोल देंगे। लेकिन जब दोस्तों 7 से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा, यानी 7 बार से बड़ा हो जाएगा मान, तो क्या बोलेंगे? उसके लिए हम क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार। अगर 7 से दोस्तों क्या हो जाए? छोटा हो जाए तो क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। क्लियर? यानी 7 से कम आएगा तो उसे हम अम्ल बोलेंगे, और 7 के बराबर आएगा तो उसे उदासीन बोल देंगे। क्लियर है? उसे क्या बोलेंगे? उदासीन। अगर 7 से क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? क्षार। तो कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्षार है। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 7 से अधिक है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 7 से अधिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग क्लियर ही होंगे। प्रश्न नंबर 13 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है 8 होती है, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। लेकिन अगर द्रव्यमान की करूं दोस्तों बात, तो द्रव्यमान क्या होता है? 8 के नहीं, उसके परमाणु संख्या का 2 गुना होता है। तो 8 गुना का क्या होता है दोस्तों? 16। तो इसकी परमाणु भार की बात करेगा तो 16 लगा दीजिएगा। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर हम 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 अच्छे से समझने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, कार्बोक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? अयस्क की बात कर रहा है।
देखिए दोस्तों इनऑर्गेनिक का ये सवाल है, ध्यान समझिएगा। कह रहा बॉक्साइड का अयस्क कौन होता है? तो बॉक्साइड जब भी होता है दोस्तों, है ना, Al2O3 के द्वारा बॉक्साइड बनाया जाता है, यानी एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो हो जाएगा एल्युमिनियम, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं के क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब होता है दोस्तों कौन ऐसा धातु है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी क्रियाशील होते हैं, इसकी क्रियाशीलता के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से देखो, ये चार ही धातु की बात कर रही है। तो पहला बात कर रहा है दोस्तों सोडियम, तो सोडियम लिख देंगे, सोडियम ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। उसके बाद कौन सा होता है दोस्तों, मैग्नीशियम होता है, क्योंकि दोस्तों ये S1 होता है ब्लॉक का, यानी S ब्लॉक का होता है, जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं, और इसे दोस्तों बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्लियर? तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये कम अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या जिक्र किया है, कार्पर का, तो कापर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सॉरी कापर का जिक्र किया गया, लेकिन उससे पहले जिंक है, तो जिंक हो जाएगा दोस्तों Zn, और उसके बाद कापर। ऐसा ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, पहले दोस्तों सोडियम करेगा, सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होता है जिंक, जिंक के बाद होता है कापर। यानी ऐसा कौन सा क्रम है दोस्तों? तो ऐसा क्रम जो है डी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा Fe2O3 प्लस 2Al, है ना, यहाँ पर बोल रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना फेरस ट्राईऑक्साइड है, फेरस ट्राईऑक्साइड को क्या कर रहा है, एल्युमिनियम ने उसको अभिक्रिया के साथ प्रतिस्थापित कर दिया। तो क्या बनाया दोस्तों, एल्युमिनियम बनाया, है ना, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड बनाया, ठीक है, जिसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बोलते हैं। और उसके बाद लोहा को क्या किया दोस्तों, प्रतिस्थापित कर दिया है। इसका मतलब एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उच्च अभिक्रियाशील वाला तत्व निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो लोहा है वो एल्युमिनियम से निम्न अभिक्रियाशील वाला दर्शा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये प्रतिस्थापित कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, तो आपकी अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया की बात पूछ रहा है। तो दोस्तों ये संयोजन पूछ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, संयोजन तो होगा ही नहीं। विघटन ये भी नहीं हो सकता। हाँ विस्थापन होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, Fe2O3 को विस्थापित कर रहा है, यहाँ पर विस्थापित कर रहा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापित जब भी कर रहा है दोस्तों, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से। देखिए दोस्तों कार्बन है और इसका हाइड्रोजन के साथ संयोग करिएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन की संयुक्ता क्या होती है, 4 होती है। अब ये हाइड्रोजन की संयुक्ता क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। तो मैंने हाइड्रोजन की संयुक्ता बना रखी है, ध्यान से समझिएगा, 1। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे दोस्तों, साझा करेंगे। क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो पहले किसको देते हैं, हाइड्रोजन को, पहले किसको देंगे, हाइड्रोजन को देंगे। तो ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन को जब भी हम देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर उसके बाद साझित करेंगे तो उसको पूरा लेंगे। तो ये बनाया क्या, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बना सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड के साथ एक अबाध बना, यानी CH4 बना। तो CH4 क्या है दोस्तों, तो CH4 क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने से क्या बना, एक कार्बनिक यौगिक बना ना। तो लिखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के योग से मिलने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 जो है क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं। प्रश्न नंबर हम 18 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कर बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? यानी बोल रहा है दोस्तों बोरॉन V है और एल्युमिनियम Al, ये आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है दोस्तों, वर्ग की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ग जो होता है ना, इस तरह से हम जब भी आगे बढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, वर्ग बढ़ते हैं। और ऊपर से जब भी हम नीचे आते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसे आवर्त बोलेंगे, और पीरियोडिक टेबल में ही दोस्तों हम क्या करेंगे, क्षैतिज में गति करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, बोरॉन और एल्युमिनियम के बारे में। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, आवर्त के सारणी के हैं लेकिन किस वर्ग के तत्व हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर सी इज द राइट आंसर, 13 वर्ग के तत्व हैं। क्लियर?
अगला दोस्तों प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 का है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारक पीला होता है? तो हो जाएगा आंसर आपका दोस्तों यूक्रोम। क्या? यूक्रोम। यूक्रोम यानी आपका हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। मूत्र जब भी होती है दोस्तों, यूरिया जब भी होती है ना, यूरिया जब भी होती है, यूरिया जब भी होती है दोस्तों यूक्रोम के कारण पीला होती है। यूक्रोम के कारण क्या होती है दोस्तों? पीला होती है। क्लियर? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 19 से करा, बाघ उपभोक्ता है। दोस्तों बाघ उपभोक्ता है क्या है? देखिए दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो से घास होता है। घास जो होता है ना प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो ये दोस्तों तो होगा ही नहीं। द्वितीय उपभोक्ता जैसे दोस्तों घास को दूसरा जो इसे टिड्डा, टिड्डा क्या है दोस्तों? वो द्वितीय उपभोक्ता है। टिड्डा के बाद क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? मेंढक मिलेगा। तो आप मेंढक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेंढक क्या है? द्वितीयक है, इसका मतलब द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं होगा। मेंढक को क्या खा सकता है दोस्तों? बकुला खा सकता है। बकुला को क्या खाएगा? बाघ। यानी तृतीय उपभोक्ता कौन आया? तृतीय उपभोक्ता। यानी बाघ दोस्तों क्या है? एक प्रकार का तृतीय उपभोक्ता है। यानी ये दोस्तों क्या करता है? मांस खाता है। क्लियर? यानी तृतीय पोषी स्तर का होता है जो मांस खाते हैं दोस्तों। यानी बाघ जो होता है तृतीय पोषी स्तर के होते हैं, वो क्या करते हैं? मांस खाते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो बाघ उपभोक्ता है कौन सा दोस्तों वर्ग का? तो तृतीय पोषी स्तर का है। क्लियर है? प्रश्न नंबर दोस्तों 21 है, पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव क्या होता है दोस्तों? यकृत में होता है, ठीक है, जिससे भोजन में सड़न पैदा नहीं होती है। यानी यकृत में होता है। आपका हो जाएगा आंसर बी इज द राइट आंसर, जिससे भोजन में दोस्तों सड़न पैदा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 से करा, मनुष्य बिल्ली और का मतलब तथा बोल रहा है चमगादड़ के अग्रपाद हैं। करा मनुष्य बिल्ली और चमगादड़ जो है दोस्तों उनके है ना अग्रपाद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इनके अग्रपाद जो होते हैं दोस्तों समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? समजात अंग। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 23 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 23 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। निम्नांकित में कौन पुनर्उद्भव का उदाहरण है? तो पुनर्उद्भव का मतलब दोस्तों एक बार पुनः फिर से निर्माण हो जाए। तो निर्माण होने में तो मेढक का तो पुनः निर्माण हो नहीं सकता, गाय का भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर हाइड्रा। हाइड्रा एक प्रकार का क्या है दोस्तों? पुनर्उद्भव को दर्शाता है, ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीनी का मतलब दोस्तों क्या बोल रहा है? जीनी का मतलब जाइगोट यानी डीएनए के बारे में बात बोल रहा है। डीएनए डीऑक्सीनाइक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सीनाइक्लिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो जीनी होता है दोस्तों, जीनी क्या होगा? जीनोटाइप होगा। क्या होगा? जीनी क्या होता है दोस्तों? जीनोटाइप। यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, जीनोटाइप। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग क्लियर होंगे, मस्त होंगे, समझ गए होंगे बढ़िया से, फटाफट से। बात समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो दोस्तों समतल दर्पण की तो प्लस होती है, ये तो गलत हो गया। उत्तल दर्पण का भी प्लस होता है, हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण की मानी जाती है। यानी वी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 26 है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछते किस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ध्यान समझिए दोस्तों, वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग को हम कलई की करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिससे दोस्तों आंतरिक भाग से हम कलई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? अवतल है। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 26 कर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाए? तो देखिए दोस्तों अवतल दर्पण में जब भी आवर्धित प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना हो,
अवतल दर्पण में दोस्तों जब भी आपको आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो इस वाले को हम लोग कहते हैं पोल, और यहां पर होता है फोकस, और यहां पर होता है वक्रता केंद्र। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, एफ और पी के जब भी बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर क्या होगी दोस्तों, गुजर जाएगी। क्लियर। एक प्रकाश की किरण सी से गुजरेगी, जो दर्पण के उस पार दोस्तों क्या होगा, पता चला होगा कि ये गुजर गई। इसका मतलब आप बताइए, आवर्धित प्रतिबिंब यहां पर बनाना और दर्पण के पीछे बना, और ये क्या बन रहा है दोस्तों, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। क्लियर। इसका मतलब एफ और पी के बीच, एफ का मतलब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, तो ध्यान से देखिए फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग सभी लोग क्लियर होंगे दोस्तों। आइए सवाल क्वेश्चन नंबर हम 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों देखिए अपवर्तन के नियम पूछे तो दो हो जाता है, अगर आपसे परावर्तन का भी पूछता, ठीक है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो दोस्तों दो ही होते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के म्यू के लिए अपवर्तनांक होता है। मान लीजिए अगर आप हवा से कोई भी प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे की ओर संचरित कर रहा है दोस्तों, तो ये मान लीजिए माध्यम म्यू1 है और नीचे वाला माध्यम म्यू2 है, तो आने के बाद दोस्तों क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की घटना में क्या होता है दोस्तों, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। यानी इस तरह से प्रकाश निकलती है संचरण करके। तो ये वाला म्यू1 और ये वाला म्यू2, यानी म्यू1 बटा में म्यू2 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। क्लियर है। तो ये म्यू1 म्यू2 क्या होता है, सापेक्ष में लिखेंगे, म्यू1 के सापेक्ष 2 में, तो साइन आई बटा में साइन आर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अपवर्तनांक का मान होगा साइन आई बाई साइन आर, अगर किसी माध्यम की बात करेगा तो यह किसी भी माध्यम है म्यू1 टू म्यू2। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर दोस्तों है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लेंस के क्षमता का दूसरा मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों लिखिएगा म्यूटर इनवर्स। क्या होता है, म्यूटर इनवर्स, जबकि इसमें म्यूटर इनवर्स नहीं दिया है, केवल म्यूटर दिया है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, ये डायप्टर होगा। आइए प्रश्न नंबर 30 पर, अवतल लेंस में आवर्धन का मान होता है। लेंस में पूछ रहा है दोस्तों, किसमें पूछ रहा है, लेंस में पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब भी लेंस में आवर्धन की बात करेगा तो लेंस में आवर्धन जब भी होता है दोस्तों क्या होता है, प्लस के लिए होता है वी बाई यू, यानी आवर्धन एम बराबर आवर्धन एम, एम का मतलब मैग्नीफाई, क्या होता है एम का मतलब मैग्नीफाई, एम इज इक्वल टू वी बाई यू। जब भी लेंस बोलेगा तब दोस्तों, अगर दर्पण बोलेगा तो मैग्नीफाई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। चाहे कोई भी दर्पण की बात करे यही लगाइएगा, और कोई भी लेंस की बात करे तो वी बाई यू। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी लोग फटाफट से क्लियर होंगे। आइए प्रश्न नंबर दोस्तों 31, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरे का जब भी अपवर्तनांक होता है दोस्तों, ये हीरा जो होती है ना बहुत ज्यादा ठोस पदार्थ है, यानी ठोस सबसे ज्यादा ठोस कौन होता है दोस्तों, हीरा। हीरा किसका प्रूफ होता है दोस्तों, तो हीरा कार्बन के अप्रूफ होते हैं। हीरा ग्रेफाइट और कार्बन जो होते हैं ना दोस्तों, हीरे के अप्रूफ होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। और कार्बन के अप्रूफ क्या होता है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी आप बात कह सकते हैं। क्लियर। ये एक प्रकार का ठोस होता है, बहुत मजबूत होता है दोस्तों, और इससे प्रकाश की किरणें जो होती है ना बहुत तीव्र मात्रा में चमकती है, बहुत तीव्र मात्रा में क्या होती है, चमकती है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं यहां तक आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 32 पर चलते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है।
एक प्रिज्म जो होते हैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म जब भी होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर त्रिभुजाकार होते हैं तो देखिए इसमें दो सतहें जो है ना स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज की रंग की होती है प्रिज्म। क्लियर, तो तीन सतह ये हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, हम प्रिज्म को खंडित करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रिज्म जो होते हैं इस तरह से होती है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये प्रिज्म की सतह होती है। तो दोस्तों प्रिज्म की सतहों को आप काउंटिंग कर सकते हैं, ध्यान समझिए। मैंने प्रिज्म को खोल दिया, 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5। यानी प्रिज्म में कितने सतह होंगे 5। तो डी इज द आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। दोस्तों क्यूटिकल कर है, क्यूटिकल मतलब जो पत्तियों के अग्रभाग होते हैं ना उन्हें हम क्यूटिकल कहते हैं। इस वाले जैसे मान लीजिए पत्ती है तो पत्ती के ये अग्रभाग को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूटिकल, क्यूटिकल कहते हैं। क्लियर है, तो क्यूटिकल पूछ रहा है दोस्तों, है ना। फिर बोल रहा है कि गार्ड कोशिका, गार्ड कोशिका पत्तों की सुरक्षित करती है जो उसके दोस्तों बीच में होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्तों वात रत्नों से, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। यानी जो रंध्र के छिद्र होते हैं वो किससे घिरे होते हैं। तो इसमें दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर दोस्तों 34, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में मुक्त कौन सी गैस होती है। यानी वैसा गैस दोस्तों जो अब हम सांस लेते हैं, तो दोस्तों हम जब भी सांस लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम लोग CO2 गैस को छोड़ते हैं और O2 गैस को क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं। क्लियर है। जब हम O2 ग्रहण करेंगे, O2 गैस को ग्रहण करते हैं तो हमारी क्या होती है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन में O2 जाकर मिल जाती है और हम लोग किसका त्याग करते हैं, तो CO2। तो हो जाएगा, पूछ क्या रहा है दोस्तों, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। मुक्त का मतलब निकलती है, तो आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर CO2। क्लियर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है 34। और प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, करा निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सनलाइट, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए सन है। क्लियर, ठीक है। और ये दोस्तों मान लीजिए एक पत्ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में योगदान किसका होता है दोस्तों, पत्तियों का ही होता है। अब यहां पर दोस्तों हैवी रेडिएशन जब भी निकलेगा सूर्य का, इस पत्तियों पर प्रभावी करेगा, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों करा कि किस रंग की प्रकाश जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक भी होती है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर जब गर्मी के दिनों में पत्तियां, जब गर्मी के दिनों में सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब पत्तियों पर आती है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, वाष्पोकरण की क्रिया होती है, यानी वाष्पो उत्सर्जन होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किस रंग में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रभावी होती है, तो हो जाएगा आपका लाल प्रकाश। यानी लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया परिपूर्ण रूप से होती है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों ग्लूकोज वाला है, ध्यान समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। करा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। यानी ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, सिर्फ O2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज पीने से दोस्तों CO2 गैस भी निकलती है, सिर्फ ऊर्जा भी मुक्त होती है और H2 भी होती है, यानी H2O भी होती है, जल भी होती है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न 37 है, कोशिकीय झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। कोशिकीय झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। दोस्तों कोशिकीय जो झिल्ली होती है ना वो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। क्या होती है, अर्धपरागम्य झिल्ली। क्लियर है, यानी इसका हो जाएगा आंसर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अर्धपरागम झिल्ली किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कोशिका वैसी झिल्लियां
जो एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी वैसी झिल्ली, कोशिकाओं की वैसी झिल्ली जिसमें पानी का एक जगह से दूसरे जगह तक का प्रवेश हो जाए, ठीक है, हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपरागम झिल्ली कहते हैं। जैसे दोस्तों चना का फूलना क्या होता है, अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा होता है। और ये क्रिया कौन सा होता है दोस्तों, परासरण होता है। क्लियर, यानी कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो आपसे पूछे तो अर्धपरागम झिल्ली होती है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर दोस्तों 38 है। देखिए प्रश्न नंबर 38 है, मौजूदा एटपोटेंट है, करा एटीपी। एटीपी का विस्तारित रूप है, यानी एटीपी का कौन इसमें से विस्तारित रूप है, तो करा एडिनिन थाइमिन फास्फेट, ये तो गलत है दोस्तों। एडिनिन ट्राइफास्फेट, ये भी गलत है दोस्तों। यहां पर करा एडिनोसिस ट्राइफास्फेट, ये सही होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। 38 का सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। स्टार्च की उपस्थिति के लिए, जांच के लिए, यानी अगर स्टार्च की आपको जांच करनी होती है दोस्तों, तो आपको NaCl प्लस KI यानी आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग होता है। तो आयोडीन युक्त नमक इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो आयोडीन इसमें से कौन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, आयोडीन होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। कह रहा है कि विलयन का उपयोग होता है, तो किसका होता है दोस्तों, आयोडीन का होता है, यानी NaCl प्लस KI, ये दोनों दोस्तों होते हैं नमक का मिश्रण और आयोडीन का मिश्रण होते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है। करा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है निम्न में किस कारक पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, ज्यादा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी जो लाल रक्त होता है वो किसके उपस्थिति के कारण लाल रक्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो कैसा होता है दोस्तों, लाल होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन में WBC होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBC होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन, याद जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और श्वेत ब्लड का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, है ना, 20 से 25 दिन के अंदर ये डेट कर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, वर्णक का रंग होता है किसका दोस्तों, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है और हरा। तो क्लोरोफिल का जो दोस्तों होता है रंग होता है वो हो जाता है हरा, डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हरा होता है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, दांत की कठोरता भाग है, दांत की कठोरतम भाग क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझिएगा। दांत की कठोरता का भाग क्या है, क्या होगा दोस्तों, तो दांत की कठोरता का भाग होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, दांत की कठोरता का भाग है तो करा इनामेल, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, इनामेल। अगला प्रश्न है 40, करा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण से किसका होना आवश्यक माना जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक माना जाता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स में के कारण किसका हार्मोन्स का आवश्यक माना जाता है, तो आयोडीन का होना आवश्यक माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो आयोडीन युक्त नमक खाने से थायरॉक्सिन नाम का रोग जो है खत्म हो जाता है, थायराइड। क्लियर, यानी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए दोस्तों। थायराइड जब भी बढ़ती दोस्तों तो मोटापा बढ़ जाती है, ये बात भी याद रखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान। प्रश्न नंबर दोस्तों 45 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 45, तो दोस्तों करा अपघटक का उदाहरण है, यानी बोल रहा है प्रश्न नंबर 45 में दोस्तों की अपघटक का उदाहरण है, क्या होगा अपघटक का उदाहरण,
तो अपघटक का मतलब क्या होता है, ये बात समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अपघटक का मतलब क्या होता है? तो अपघटक का मतलब होता है जिसे प्राथमिक हो, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है इसमें दोस्तों? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा कवक। कवक क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर? मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का स्रोत जब भी बोलेगा तो सौर पर लगाइएगा। क्लियर? लकड़ी हो नहीं सकती, पानी भी नहीं, और ये दोस्तों कोयला भी नहीं होगा। कोयला लकड़ी पानी नहीं हो सकता। क्लियर? 47 नंबर का रहा है दोस्तों प्रश्न, करा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। ये तो तीनों मंडल दोस्तों वायु के, है ना, पर्यावरण के हिस्सा है। तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों होते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 48 बोल रहा है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो दोस्तों देखिए, प्राथमिक पहले होते हैं, प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, और तीसरा होता है दोस्तों तृतीयक। तो इसमें बोल रहा है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम एक ऐसा ऊर्जा है जो खत्म हो जाने के बाद पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा वास्तविक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। वी इज द राइट आंसर होगा। करा जीवाश्म ईंधन की, तो जीवाश्म ईंधन की वास्तविक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। प्रश्न नंबर दोस्तों 51 है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? जो दहन का मतलब जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो क्या जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं दोस्तों? इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा दोस्तों ईंधन। ईंधन जो होता है दोस्तों जलकर क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, ईंधन। प्रश्न नंबर दोस्तों 52 है, करा यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है दोस्तों? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों मृदा प्रदूषण से नहीं होता है और जल प्रदूषण से नहीं होता है। यूरो का संबंध सीधा वायु प्रदूषण से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 53, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों श्वेत प्रकाश है, उसमें वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करेगा? श्वेत प्रकाश में जब भी दोस्तों हम लोग श्वेत प्रकाश, यहां पर मान लीजिए श्वेत प्रकाश है और यहां सूर्य की प्रकाश निकलकर सनलाइट कहां से जा रही है दोस्तों? तो प्रिज्म पर जब भी जाएगी तो प्रिज्म से कितने रंग का उत्पत्ति हो रही थी दोस्तों? 7 रंग। तो करा कि वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब वैसा प्रकाश की किरणें, है ना। वर्ण विक्षेपण का मतलब दोस्तों जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर किसी एक पर्दा पर देखा जाता है, उस पर्दे को हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो बोल रहा है कि ये घटना किसके द्वारा होता है? तो प्रिज्म के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों प्रोसेस को? तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल। सी इज द राइट आंसर। करा निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है?
तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। फल पकाने का हार्मोन्स है, फल पकाने का हार्मोन्स है, यानी किसके, कौन से हार्मोन्स के कारण फल दोस्तों पक जाता है? तो एथिलीन के कारण। किसके कारण? एथिलीन। ए इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 58 करा, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? मृत जीवी, एक परिजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। गोबर छत्ता क्या है दोस्तों? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। गोबर छत्ता एक प्रकार के मृत जीवी होते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करा, ओजोन का आणविक सूत्र है। अगर ऑक्सीजन का कहता तो O2, और ऑक्सीजन में अगर एक ऑक्सीजन की और अभिक्रिया हो जाती है तो O3 बन जाता है। क्या बनता है? O3। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो आपसे पूछ के रहा है ओजोन का आणविक सूत्र, तो क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण में कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मृत जीवी होते हैं। कवक एक प्रकार के मृत जीवी होते हैं। सी इज द राइट आंसर। वीडियो समझ में आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।